नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2025 में प्रधानमंत्री का संदेश। अफ्रीकी संघ के CDRI में शामिल होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और समन्वय को मजबूत करने को बताया महत्वपूर्ण। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर व्यापार और रणनीतिक संबंधों को लेकर हुई चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत को समर्थन देने के लिए जयशंकर ने अपने ब्रिटिश समकक्ष का जताया आभार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद विरोधी अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से की भेंट। ऑपरेशन की ऐतिहासिक सफलता पर दी बधाई। कहा, नक्सलवाद से भारत को मुक्त करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार, लेकिन असम के मोरीगांव में हालात अब भी खराब। सिक्किम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने चाटन के लिए पहुंचाई राहत सामग्री। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना। यात्रियों में खुशी की लहर। कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में अफ्रीकी संघ को शामिल करने पर भी खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों, द्वीपों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा के असर को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया। Many countries face disasters and rebuild with resilience. A global digital repository for the learnings and best practices would be beneficial. Third, disaster resilience requires innovative financing. We must design actionable programs and ensure developing nations have access to finance. Fourth, we consider small island developing states as large ocean countries. Due to their vulnerability, they deserve special attention. Fifth, strengthening early warning systems and coordination is crucial. This helps timely decisions and effective last mile communication. I'm sure that discussion in this conference will consider these aspects. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की पहली बार यूरोप में मेजबानी की जा रही है। मैं फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस सरकार को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। इस कॉन्फ्रेंस की थीम तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीले भविष्य को आकार देना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय क्षेत्रों और द्वीपों का भविष्य बड़े खतरे में है। This conference is being hosted in Europe for the very first time. I thank my friend President Macron and the government of France for their support. I also extend my wishes for the upcoming United Nations Oceans Conference. Friends, the theme of this conference is shaping a resilient future for coastal regions. Coastal regions and islands are at great risk due to natural disasters and climate change.
इससे पहले प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के सह अध्यक्ष डॉक्टर PK मिश्रा ने आज CDRI के सदस्य देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। बैठक में मिश्रा ने गठबंधन के नए सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत करते हुए इस बात की सराहना की कि अब तक 54 सदस्य CDRI में शामिल हो चुके हैं। साथ ही सभी सदस्यों ने विकास के लिए आपसी सहयोग पर सहमति जताई। बैठक में छोटे विकासशील देशों के प्रतिनिधियों का विशेष स्वागत किया गया, जिनके नेतृत्व के बिना CDRI अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकता था। बैठक में फिजी, ग्वाटेमाला और इक्वाडोर, ब्राजील, UK के साथ साथ UNDRR और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भी आपसी सहयोग और मिलकर काम करने पर प्रतिबद्धता जताई। और कटरा श्रीनगर मार्ग पर आज से वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो गया है। ये ट्रेन आज श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर यात्रियों की खुशी देखते ही बन रही थी। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की थी। कश्मीर की इस पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वो दृश्य भी सामने आया है जब ये अंजी खट पुल को पार कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल जम्मू कश्मीर दौरे की कुछ विशेष झलकियां सामने आई हैं, जिसमें वो चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं। खुद PM मोदी ने भी ये वीडियो एक्स पर शेयर की है। PM ने कहा है कि ये दोनों पुल परिवर्तनकारी परियोजनाएं हैं। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की। डेविड लैमी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत दौरे पर आए हैं। बैठक के दौरान डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सहयोगी इस बात को समझें। डॉक्टर जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ समर्थन के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में अंतिम रूप दिए गए भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को असल मायनों में एक मील का पत्थर बताया। The recent conclusion of the India-UK FTA and the Double Contribution Convention is truly a milestone. It will not only propel our two-way trade and investment, but will also have a positive effect on other strategic aspects of our bilateral ties,
It would also contribute to the strengthening of supply and value chains. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया है। रक्षा मंत्री ने अपने लेख में कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद को मानवता और शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए कहा कि आतंकवाद हर दृष्टि से विध्वंसक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक का भारत दशकों से शिकार रहा है। पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों को केवल उनके मजहब के आधार पर मारा गया। ये क्रूरता, बर्बरता की पराकाष्ठा थी। इस हमले का मकसद भारत की एकता तोड़ना और देश में डर फैलाना था, पर ऐसी घिनौनी कोशिश हमेशा नाकाम ही होती है। रक्षा मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आतंकी केवल मजहब का नाम लेकर अपने कुकर्मों को वैधता देने की कोशिश करते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब हमारी नीति है कि आतंकी जहां भी होंगे हम उन्हें समाप्त करने से नहीं हिचकेंगे। इसके साथ ही आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंकी मास्टरमाइंड के बीच अंतर किए बिना मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर द्वारा भारत ने न केवल आतंकियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि भारतीय सशस्त्र बल और सरकार आतंकवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये समय की मांग है कि वैश्विक समुदाय राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर आतंक के विरुद्ध एकजुट हो। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भी ये समझना होगा कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले बेल आउट पैकेज और ऋण किस प्रकार सीमा पार आतंकवाद के पोषण में खर्च होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लाया जाए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से भेंट कर इन ऑपरेशंस की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियानों में अपनी बहादुरी में सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने के लिए उत्सुक हूं और जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे भेंट करूंगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित है। और आइए अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उनसे जुड़ी कुछ खबरें। आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजय मारीवाला ने मोदी सरकार के 11 वर्षों को भी मिसाल बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों के दौरान मोदी सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अत्यधिक काम किया है। देश में कई नए राजमार्गों का निर्माण हुआ, कई नए पुल बने हैं। इसके साथ ही संजय मारीवाला ने कहा, मेक इन इंडिया और PLI योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला है। Overall, 11 years have been very positive in large sense. If you look at the progress the state in the country has made, I think has been tremendous. Largely, if you look at the major initiatives, there have been a few significant ones that have created breakthroughs for the nation. I would say most important in infrastructure push. I think the roads, the ports and the airports, the building of bridges and connectivity between intercity connectivity. Still, India and the UPI is our biggest achievement. I believe that's been one of the finest things that have happened. The GST, of course, has been a huge success. I think the revenue collections have demonstrated that. PLI scheme is another area where there has been some great moves and lots of good effort has been made. I think all in all, there has been huge progress made with the BJP, the Modi government. पद्मश्री से सम्मानित शेफ संजीव कपूर ने मोदी सरकार के बीते 11 वर्षों के किए गए कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा है और भारतीय खानपान दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। संजीव कपूर ने इस सफलता का श्रेय पीएम मोदी और उनके सफल मार्गदर्शन को दिया। जो पिछला दशक रहा है, पिछले 10-11 साल रहे हैं, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। इतना आदर, इतना सम्मान भारत को मिलना, भारतीयता को मिलना, भारतीयों को मिलना,
वो संभव हो पाया है हमारी इस सरकार ने जो पिछले 11 साल से लग कर काम किया है। शेफ़ होने के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भारत के खाने की जितनी प्रशंसा अब हुई है वो शायद पहले कभी नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद जगह जगह जाकर भारतीय खाने के बारे में हमेशा बात की है। ये जो गर्व जो मिला है उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत मेहनत की है। और राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान गीता फोगट ने पिछले 11 वर्षों के दौरान मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आमजन के कल्याण से लेकर अर्थव्यवस्था तक सभी क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किए हैं। इसके साथ ही गीता फोगट ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर मैं खेलों के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव देखे, जैसे खेलो इंडिया, फिट इंडिया, टॉप स्कीम से मिलती हुई सुविधाएं और साथ ही खिलाड़ियों का ओलंपिक में प्रदर्शन और साथ ही 2036 में ओलंपिक को होस्ट करने का भारत का विजन। और ये सब दिखाता है कि हम कितने आगे बढ़ गए हैं। साथ ही जब भारत पर पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में जो हमला हुआ उसका भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं सैल्यूट करती हूं भारतीय सेना को और भारत सरकार को। और अर्जुन पुरस्कार विजेता भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने पिछले 11 सालों के दौरान मोदी सरकार के काम की जमकर तारीफ की। मनोज सरकार ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने हर मोर्चे पर विकास किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा चलाई गई योजनाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही मनोज सरकार ने कहा कि आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। वर्षों में मोदी सरकार ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक मोर्चों पर मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत आज चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे और हवाई अड्डों का विकास में ऐतिहासिक निवेश हुआ है। जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा गया, जबकि डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से कैशलेस और पारदर्शी बनाया। खेलो इंडिया और टॉप जैसी योजनाओं ने खिलाड़ियों को न सिर्फ आर्थिक सहायता दी बल्कि उन्हें विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार भी किया। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत की छवि और प्रभाव पहले से कई अधिक मजबूत हुआ है। आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। यह दशक भारत के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और समर्पित नेतृत्व का प्रतीक बना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ बिहार के गया जिले में रहने वाली 19 वर्षीय खुशी परवीन के लिए एक वरदान साबित हुआ है। गरीबी के कारण वे अपना इलाज नहीं करवा पा रही थी, लेकिन आयुष्मान कार्ड होने से उनका इलाज भी हुआ और एक नई जिंदगी मिली। गया में हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना ने खुशी परवीन से उनके घर जाकर बातचीत की। खुशी परवीन ने भी आयुष्मान भारत योजना के तहत उस कार्ड का फायदा उठाया। बात करते हैं। खुशी, क्या दिक्कत हुई थी आपको? हमको बॉन टीवी था, रीढ़ की हड्डी में, उसी का ऑपरेशन हुआ है। तो कितना खर्चा बताया था डॉक्टर ने? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख आप दे सकते थे? नहीं। तो कैसे हो पाया? आपने किस तरह से इलाज कराया? आयुष्मान कार्ड की वजह से हुआ है। कैसे बना आपका आयुष्मान कार्ड? डॉक्टर ही ने कहा था बनवाने के लिए, वही बना है, तो उसी की वजह से हुआ है। कोई पैसा लगा आपका? नहीं, पैसा तो नहीं लगा। कोई पैसा नहीं। पैसा नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू की हुई है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके लिए गरीबों की बहुत मदद हो जाती है। तो गरीबों के लिए वरदान है ये योजना? बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे जो आयुष्मान योजना है, किस तरह से फायदेमंद है? हाँ, बहुत फायदेमंद है, बहुत मतलब ही है, बहुत सहारा बना। अगर ये कार्ड नहीं होता तो क्या होता? ना, ऐसे ही मतलब रह जाते हैं, ऐसे ही बिना में सही हाथ मल के रह जाते हैं। बहुत ही मतलब ये हुआ, फायदा हुआ। ऑपरेशन को जितना पैसा लग रहा था तो मतलब ना लगा तो बच भी नहीं किया था। आपके पास इतना पैसा अगर लेके जाओ? ना, इतना पैसा ना था, कहाँ से लेके जाते हैं? वही सरकारी में जैसे तैसे लेके चल जाते तो होता है। इसी वजह से अच्छा से हुआ इलाज हुआ। हाँ, इलाज बहुत अच्छा से हुआ ऑपरेशन से। पड़ोसियों को भी पता चला होगा आपके कि आपके पास आयुष्मान कार्ड बन गया है, तो क्या कहेंगे उसके लिए? पड़ोसी क्या कह रहे हैं? ना, पड़ोसी कह रहे हैं कि हाँ, अच्छा फायदा हो रहा है।
आप क्या कहेंगे इस योजना के लिए खास तौर पर? नहीं, बहुत अच्छे। हम तो चाहे कि बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बना ले तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, बेहतर है उनके लिए। तो ये थी खुशी परवीन जो कह रही थी इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ उठाना चाहिए ताकि उनके जैसे जितने गरीब लोग हैं उनको इलाज कराने में मदद मिल सके। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, बिहार। और राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए लिखे लेख को लेकर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नवीनतम लेख एक के बाद एक चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा को दर्शाता है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि राहुल गांधी ने कैसे ये मनगढ़ंत लिखा है। JP नड्डा ने कहा कि उनकी हरकतों के कारण कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव हार रही है। उन्होंने लिखा कि आत्मनिरीक्षण करने के बजाय वे विचित्र षड्यंत्र रचते हैं और धांधली का रोना रोते हैं। JP नड्डा ने कहा कि वे सभी तथ्यों और आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं और बिना किसी सबूत के संस्थाओं को बदनाम करते हैं। वे तथ्य पेश करने के बजाय सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बार बार उजागर होने के बावजूद वे बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं। बिहार चुनाव को लेकर JP नड्डा ने कहा कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार निश्चित है। लोकतंत्र को नाटक की नहीं, सच्चाई की जरूरत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लेख को एक तैयार की गई स्क्रिप्ट बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि चुनाव हारना, संस्थाओं को बदनाम करना, षड्यंत्र रचना और खुद को एक काल्पनिक व्यवस्था का शिकार बताना, यही राहुल गांधी की राजनीति है जो बार बार लोकतंत्र के फैसले पर सवाल उठाते हैं। लेकिन भारत का लोकतंत्र कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही धांधली की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने आपातकाल से लेकर विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए 90 से ज्यादा बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। उन्होंने ये भी लिखा कि वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज में भारत में मृत लोकतंत्र की बात कही थी, लेकिन फिर भी वे भारत के चुनावों में भाग लेते हैं, खुलकर प्रचार करते हैं और हारने पर ही EVM को दोष देते हैं। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए क्योंकि मैच फिक्सिंग तब नहीं होती जब आप बुरी तरह हार जाते हैं, बल्कि तब होती है जब आप हार कर अंपायर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से 2024 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आज अखबारों में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से राहुल गांधी ने भाजपा पर चुनाव में मैच फिक्सिंग की तरह से धांधली करने का आरोप लगाया है, जिस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कड़ा पलटवार किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता संख्या को लेकर बार बार बिना किसी ठोस आधार के झूठे बयान दे रहे हैं और लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। फडणवीस ने आज नागपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार में अपनी पार्टी की हार को स्वीकार किया है, जो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अब उन्हें जमीन पर उतरकर वास्तविक तथ्यों को समझने की जरूरत है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी। फडणवीस ने कहा कि ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यात्मक राजनीति करें और साथ ही अफवाह और भ्रम पर आधारित कोई भी काम न करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।